राजनीतिक गलियारे के अंदर अभी एक सुगबुगाहट होने लगी है कि गोपाल जी गुज्जर को कांग्रेस आगे लाने की विचार में है। अगर गोपाल जी गुज्जर को अगर मौका मिलता है या विधानसभा में चुनाव लड़ने का, तो गोपाल गुज्जर का क्या विजन रहता है मालपुरा को लेके? सरकारी हॉस्पिटल को इतना आधुनिकरण और यहाँ ब्लड बैंक की जो कमी है, यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल में जैसे एक्सरे लैब या सोनोग्राफी लैब, ये इन लैबों की भी कमी है। अभी कुछ दिनों पहले नए जिलों की घोषणा हुई थी जी सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी उस वक्त? सांप्रदायिक हिंसा, जी क्या सच में मालपुरा के अंदर सांप्रदायिक हिंसा जैसा कुछ वातावरण है? बहुत से गांवों में भी देखा गया है कि जब सरपंच के पास पैसे पहुंचते हैं तो वो उन पैसों का सदुपयोग नहीं करता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉक ऑन टेबल चैनल पे। हम इस चैनल के ऊपर जो हमारे राजस्थान की ही नहीं, भारत की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं या बनने वाली हैं, उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे उन्हीं की ज़बान से। हमारे साथ आज टॉक ऑन टेबल पे सबसे पहले हमारे मेहमान हैं मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रधान, जिला महासचिव, एसपीसी प्रकोष्ठ से गोपाल जी गुज्जर। नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि आप, जैसे हमने देखा है, आपके बारे में सुना है कि आपका व्यवसाय के अंदर काफ़ी चल रहा है, आपका व्यवसाय काफ़ी बड़ा आपका है, तो व्यवसाय से आप राजनीति के अंदर आने की आपने क्या सोची? देखिए, मेरे पिताजी प्रधान रहे, उसके बाद में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और रेगुलर राजनीति में सक्रिय रहे। तो मुझे मेरे पिताजी से ही वो मार्गदर्शन राजनीति का मिला और एक राजनीति में आने का जज्बा, जोश, उनको देखना, उनको राजनीति में जनता से जनप्रिय होना, ये सब उन्हीं के मार्गदर्शन का रास्ता है। तो आप राजनीतिक करियर को आगे कहाँ देखना चाहते हैं? राजनीतिक कैरियर के हिसाब से कहूँ तो मैंने 5-6 चुनाव लड़ चुका हूँ मैं जी। और जनता के अंदर मैंने अच्छा प्रयास किया है। जनता के दुख और सुख में पूरी भागीदारी अपनी जो निभानी थी वो निभाई है। और मेरे पिताजी का एक सपना है, वो एमएलए चुनाव लड़े कांग्रेस से और कुछ वोटों से रह गए थे। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं वो सपना पूरा करूं और जनता के जो पिछड़ापन है, जनता में जो दुख और दर्द है, जनता के टोडा मालपुरा का 30 साल से जो प्रताड़ित जनसमूह है, उसको दूर करने का मैं काम करने की मेरी इच्छा और ललक है। जैसा भी आपने बताया सर कि आपके पिताजी, उन्होंने भी एमएलए का चुनाव लड़ा था जी। तो आप ये बता सकते हैं कि उनका जो चुनाव था वो किस सन में हुआ था, उन किन के खिलाफ था वो? मतलब 2003 में मेरे पिताजी ने विधानसभा मालपुरा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। जी। माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर सुरेंद्र व्यास जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण सामने बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीता। अच्छा। यही कारण रहा, बार बार यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी मेरे पिताजी के सामने रहने से कांग्रेस का, अब इसी कारण से कुछ वोटों से रह गए। तो जैसे आपने बताया सर अभी कि 2003 के अंदर आपके पिताजी ने चुनाव लड़ा था जी। तो आप उस वक्त शिक्षा के अंदर मतलब पढ़ाई कर रहे थे या अब क्या चल रहा था आपका? 2003 में पिताजी ने चुनाव लड़ा और मैं 11वीं 12वीं में पढ़ता था। अच्छा। उम्र मेरी चुनाव लड़ने लायक हो चुकी थी, पर लोगों का मन और पिताजी की मार्गदर्शन, मैंने बहुत ही जल्द 2003 में पहला चुनाव लड़ा, 2004 में और पहली बार पंचायत समिति सदस्य रहकर उप प्रधान, सबसे अच्छे वोटों से जीतकर उप प्रधान बना। तो यानी कि देखा जाए तो आपका राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2004 से हो गई थी। जी। आपने बताया कि 2003 के अंदर आप 12th में थे शायद, है ना? जी जी। तो आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है सर? सर मैंने BA LLB कर ली है। अच्छा सर। और राजनीति में सक्रिय रूप से कर रहा हूँ। मैं BA कर लिया है, नर्सिंग कर ली है जी। और
साथ में मैं तो शुरुआत से मेरी अच्छी शिक्षा राजनीति ही रही है। अच्छा जनता की सेवा करना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी और उसके पीछे लगा रहा। सर, अभी आपने बताया कि जनता की सेवा करना आपका शुरू से आपका यूँ कहें कि आपका लक्ष्य रहा है। जी अभी कुछ दिनों पहले नए जिलों की घोषणा हुई थी। जी मालपुरा काफ़ी डिमांड में रहा था कि मालपुरा चाहता था कि उसको ज़िला बनाया जाए, जी क्योंकि आपने कहा कि आप खुद कांग्रेस से हैं जी और वर्तमान सरकार भी कांग्रेस की है। तो क्या रहा कि मतलब मालपुरा को छोड़ा गया और बाकी दूसरों को बनाया गया? देखिए, मालपुरा सबसे पहले ज़िले में डिजर्व करता था। 1950 में ये ज़िला बना और यहाँ के अगर कहीं कमी है तो जनप्रतिनिधि की कमी रही। आज मालपुरा इस ज़िले में सबसे आगे था। कभी 1950 का ज़िला, रेल होना, यहाँ व्यवसाय की दृष्टि से यहाँ चीलगर होना, यहाँ माणक चौक जैसा व्यापार होना, ये बहुत सदृढ़ और मजबूत तहसील थी। और तहसील के साथ उस वक्त इसकी भौगोलिक जो भौगोलिक परिस्थिति है वो भी इतनी मजबूत थी कि ये ज़िला बनने लायक था है। पर कहीं न कहीं राजनीतिक के व्यक्तित्व, कमज़ोर नेतृत्व के कारण ये पिछड़ता ही गया है। सही मायने में देखा जाए तो जनता से जुड़ा हुआ जनप्रतिनिधि नहीं आया। जो भी जनप्रतिनिधि आए वो व्यापारी आए, वो बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपना व्यापार करके राजनीति में हस्तक्षेप नहीं, पता नहीं किस तरह वो चुनाव जीतते थे पैसों के सिलसिले में। कभी कौन आता है, कभी बाहर से प्रत्याशी आते हैं, इसी कारण वो चुनाव जीत कर यहाँ के प्रत्याशी चले गए। और सही मायने में जो जनता का हितैषी है और क्षेत्र को विकास की दृष्टि से देखने वाला है, वो जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं बना। सर, अभी जैसे अब आपने बताया कि राजनीतिक कमजोरी रही है जिसकी वजह से मालपुरा जिला नहीं बन पाया। जी जब जिला की घोषणा हुई थी जी तब देखा गया था कि मालपुरा के अंदर लोगों ने अनशन किया था, लोगों ने भूख हड़ताल भी की थी। 3 लड़के थे सर, उनके बारे में आप क्या करना चाहते हैं सर? ये उन 3 लड़कों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपने ज़िले के लिए अनशन पर बैठे और उन्होंने वो चिंगारी शुरू की, वो अलग जगह। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम वो 1 महीने तक भूख हड़ताल पे बैठे, धरना दिया, मालपुरा की जनता को जगाने का जो काम किया और उन जनप्रतिनिधि जो निष्क्रिय था उनको भी जगाने का उन्हीं 3 लड़कों ने काम किया है। तो मैं तो उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से भी कि उन्होंने इस मेहनत करके इस मालपुरा को जगाने का काम किया। सर, वो उस आंदोलन के वक्त एक नाम आया था जो अनशन पे थे, उनका नाम बताऊं तो अंकित जी टॉक। अंकित जी टाक जी तो उन्होंने, उनके बारे में बोलते हैं कि उन्होंने अनशन के अंदर काफ़ी सक्रिय भागीदारी निभाई थी उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही वो एक पढ़ा लिखा होनहार लड़का है जी। वो। उसकी शुरू से जहाँ तक मैंने उनके बारे में बात की या चर्चा की या मुझे नॉलेज मिली तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट MSc स्टूडेंट है। अच्छा और उसकी शुरू से कोई बाबा बनने की इच्छा थी, संत। अच्छा। तो उन्होंने अपनी अपनी इच्छा होती है किसी की हाँ। राजनीति में, किसी को संत की, तो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। पर उस व्यक्ति ने मालपुरा के लिए जन आंदोलन किया, ये एक अच्छी बात है। उस जिला बनाने आंदोलन के अंदर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी उस वक्त? सर, मैं शुरू से मेरी इच्छा थी कि मालपुरा जिला बने। हम लोगों ने पूरी भूमिका निभाई। कई बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास भी गए। हमने वहाँ उनके OST से भी बात की और मालपुरा की जनता को जगाने का भी काम किया। जनता जागी भी सही, पर सही मायने में हम लोगों की एक कमी रही कि जब सही समय था उस वक्त हम जनप्रतिनिधि की जो कमी है, हमें विश्वास था कि हमारा जनप्रतिनिधि इतना प्रयास करेगा। और यहाँ जब मुख्यमंत्री जी ने जिला घोषित किया तब कोई भेदभाव नहीं किया था। उन्होंने 3-4 जिले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी दिए हैं। अगर सही मायने में समय पे डॉक्यूमेंट्स और समय पे सरकार को अवगत कराते जनप्रतिनिधि
तो निश्चित ये ज़िला बनता। पर कहीं ना कहीं जब समय निकल गया और घोषणा हो गई, उसके बाद में हम वो जो प्रयास कर रहे हैं तो वो निष्कर्ता और उसकी कमी हमारी रही, हम सब जनप्रतिनिधि की रही कि जो एक्टिव नहीं है, मेहनत नहीं कर पाए और हमारा ज़िला पीछे रह गया। सर मालपुरा से, चूंकि ये अभी टोंक ज़िले के अंदर आता है वर्तमान में, तो आगे फ्यूचर में कौन से ज़िले के अंदर मालपुरा को डालेंगे अभी फाइनल हो नहीं पाया, लेकिन मालपुरा के साथ सर एक अक्सर एक विवाद जुड़ता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा। जी। क्या सच में मालपुरा के अंदर सांप्रदायिक हिंसा जैसा कुछ वातावरण है यहाँ पे? देखिए, मालपुरा बहुत ही अच्छा कस्बा है। यहाँ हमारे पूर्व बुजुर्गों के द्वारा भी देखा जाए तो यहाँ आपस में मेल जोल, भाईचारा है, आपसी प्रेम है। कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेषता के कारण, राजनीतिक फायदे के लिए यहाँ वो द्वेषता पैदा की जाती है। वरना यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई, सब एकजुट है। यहाँ कोई आपस में भेदभाव नहीं है। कुछ लोग उधर भी बदमाश है, कुछ इधर भी बदमाश है। वो बदमाश ये चाहते हैं कि कुछ बदमाशियाँ हों, बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ मालपुरा कोई गंदा है। मालपुरा बहुत प्यारा कस्बा है। तो जैसे अगर हम कहें कि अभी क्या आपको लगता है कि आगे भी वातावरण ऐसा ही रहने वाला है सांप्रदायिक दंगों का? देखिए, कुछ लोग कुछ हरकतें करते हैं बार बार, पर अब मालपुरा की जनता समझ चुकी है, क्योंकि हम लोग व्यापार की दृष्टि से मानो आपसी इस झगड़े से हमारा व्यापार, हमारे मालपुरा की जो व्यापारिक दृष्टि से हम पीछे रहने का जो काम है इसी कारण रहा है। तो हमारे नौजवान युवा समझ चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि भविष्य में ऐसी कोई घटना दुर्घटना होगी। सब मिलजुल कर आपस में भाईचारे से रहते हैं, रहना चाहिए। यही मैं कहूँगा आपके माध्यम से भी कि भाईचारे से हम लोग मिलजुल के रहेंगे। सर मालपुरा का जो यूथ है जी। वो समझदार, जैसा आपने कहा कि मालपुरा का यूथ अब समझदार होने लगा है, जी। तो क्या राजनेता इस यूथ को मैनिपुलेट करने लग गए थे अपने फायदे के लिए? बिल्कुल, ये सही है। कुछ राजनेता युवा वर्ग को बरगला रहे थे, उनको गलत दिशा में उनको ले जा रहे हैं, और ले जाते भी थे। पर धीरे धीरे उन युवाओं में जब लगा कि सिर्फ ओनली राजनीति के कारण ये लोग करते हैं, तो उससे अपने आप वो सुधर गए। शिक्षा भी दृष्टि से अब बढ़ा है, शिक्षा भी मजबूत हुई है, गाँव डाणी में भी पहुँची है। तो लोग समझ चुके कि अब हम लोगों में आपस में लड़ा कर ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। तो मुझे नहीं लगता मालपुरा में कोई ऐसी घटना दुर्घटना होगी। मालपुरा भाईचारे का मिसाल है, मिसाल बनेगा। सर राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल से कांग्रेस सरकार है सत्ता में। एक पार्टी की, हम कहें कि एक पार्टी की आपसी मतभेद, जो हम कहें कि अशोक जी गहलोत हो या सचिन जी पायलट हो, उन दोनों की आपसी जो मतभेद है उससे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो रहा है या प्रदेश को नुकसान हो रहा है? देखिए, 5 साल बेमिसाल रहे, 4.5 साल हो चुके हैं। अशोक गहलोत ने जो शासन चलाया, अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं दी, हर गरीब अमीर हर व्यक्तित्व का पूरा ध्यान रखा। आज इस हर गरीब तबका महंगाई राहत कैंप लगाकर सरकार ने हर गरीब वर्ग का, हर वर्ग का ध्यान रखा है। यहाँ तक कि चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, जो भी वर्ग है वो हर तरह से संतुष्ट है। चाहे नौकरी हो, ऐसा वेतन जो सोच भी नहीं सकते उसको लागू करके अशोक गहलोत ने कर्मचारियों को भी संतुष्ट किया है। और आज की इस स्थिति में सरकार सदृढ़ और मजबूत है। रही बात, हमारे नेता हैं, आपस में परिवार है, किस परिवार में नहीं होता? तो कांग्रेस बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें चलती रहती। ऐसा नहीं है, हमारे सब नेता एकजुट हैं। कांग्रेस बहुत मजबूत है। आने वाला समय दोबारा कांग्रेस का होगा। सर ऐसा कहा जाता है कि राजनीति के अंदर हर एक वोट की काफ़ी कीमत होती है। सर राजस्थान के अंदर जो गुर्जर वोट है, गुर्जर संप्रदाय का जो समाज का जो वोट है, जी। ये पूरा समाज
क्या कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है या बटा हुआ है ये? देखिए, गुर्जर समाज पहले भी कांग्रेस में था और आज भी कांग्रेस में है। हमारे गुर्जर समाज का इतिहास देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल या स्वर्गीय राजेश जी पायलट ऐसे नेता इस समाज में पैदा हुए हैं जिन्होंने देश को एक किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऐसा नहीं है कि गुर्जर समाज शुरू से कांग्रेस में रहा है और पूरे यही नहीं राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस में है, रहेगा। क्योंकि ऐसा राजेश पायलट एक बहुत ही किसान नेता थे, तो उनसे जुड़ा हुआ है गुर्जर समाज और वो आज भी वही है। तो कोई दो राय नहीं, कांग्रेस अच्छी पार्टी है, गरीबों की है, किसानों की है और गुर्जर समाज किसान वर्ग से आता है, इसलिए कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक चर्चा तो काफ़ी देर से अपन कर रहे हैं कि एक निजी सवाल मैं पूछ सकता हूँ सर आपसे कि आपका इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं रुचि, राजनीति के अलावा किस में रही है आप? राजनीति के अलावा मैं किसान भी हूँ, मैं एग्रीकल्चर में भी काफ़ी रुचि रखता हूँ। साथ ही मैं सबसे ज़्यादा रुचि रखता हूँ खेलों में। खेलों में मेरा हॉकी अच्छा खेल है, मैं वो भी आज भी खेलता हूँ और नए युवाओं को खेलों में आगे लाने का एक मेरा प्रयास है, तो मैं खेलों से जुड़ा हुआ हूँ। तो सर जैसे आपने बताया कि आपका राजनीति के अलावा ज़्यादा रुझान या ज़्यादा रुचि आपकी खेलों के अंदर रही है। जी। अभी आपने हॉकी खेल का जिक्र भी किया, तो हॉकी के अंदर क्या आप स्कूल लाइफ में भी कभी खेले थे या? बिल्कुल, मैं स्टेट गया हूँ, नेशनल तक हॉकी में गया हूँ। हॉकी का मेरा शुरू से रुचि थी, मैंने खेला। ये एक नेशनल खेल है जी। और इसमें खेल की इच्छा थी और यह खेला हूँ। आप सर पंचायत राज के 2004 से सदस्य रहे हैं जी। तो आपने जो पंचायत होती है उसके लिए आपने क्या विजन रखा था उस वक्त और क्या क्या सुधार किया था आपने उसमें? देखिए, पंचायत राज एक राजीव गांधी जी की देन है और गांव का विकास पंचायत राज से होता है। आज सरपंच हैं, सीआर हैं, जिला परिषद सदस्य हैं। तो मेरा मानना है कि पंचायत राज का पैसा सही मायने में अगर जनता तक पहुँचे और नीचे तबके लगे तो चार चांद लग जाएंगे। आज किसी भी गांव में करोड़ों रुपए लगते हैं, हर पंचायत में नरेगा के माध्यम से लग रहे हैं, गांव में जल जीवन मिशन के माध्यम से लग रहे हैं, गांव में आवास योजनाओं से लग रहे हैं। तो सरकार का प्रयास है, माननीय अशोक गहलोत जी ने इतना पैसा गांव को, पंचायत राज को दिया, गांव में विकास की कोई कमी नहीं उनकी तरफ से। पर यहाँ मालपुरा का ये दुर्भाग्य रहा कि यहाँ मेंबर से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का रहा और वो जनप्रतिनिधि रहे जो सिर्फ ओनली पैसों वाले, उनको जनता से लगाव नहीं था। आज भी गांव में, किसी भी गांव में जाओ, हर पंचायत में इतना पैसा आने के बावजूद वहाँ कीचड़ भरा हुआ है। गांव की दुर्दशा इतनी खतरनाक है कि वहाँ आप जहाँ भी निकलो तो घर के बाहर अब शौचालय जैसी योजनाएं सरकार ने दी। अब एक शौचालय में 40 लीटर की पानी की आवश्यकता होती है, तो उसको पानी की निकासी का कोई काम किया ही नहीं सरकार ने। जल जीवन मिशन के अंदर घर घर में नल दे दिए, पर उस नलों का पानी कहाँ जाएगा? सबसे पहला तो ये, और वो पानी उन गलियों में आ रहा है। उन गलियों में आने के बाद भी उससे मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छरों से बीमारी पैदा हो रही है। तो मेरा ये आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने का एक काम है कि सबसे पहले तो जो गंदा पानी है वो कैसे निकले गांव से, इसका सॉल्यूशन हो। ये पूरी सोच विचार करके रोड जब आती है, सरपंच पता नहीं कैसे बना के, गांव में सरपंच काम करते हैं, विकास करते हैं, पर वो बिना गाइडलाइन के करते हैं, बिना नक्शे के करते हैं। जैसे नगर पालिका में नक्शा बनकर काम होता है, नाली इधर से निकलेगी, पानी इधर से। गांव की बसावट की भी कमी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि
हमारा देश गांव में रहता है, हमारा देश गांव का देश है। तो सरकार से आपके माध्यम से खूब पैसा देना चाहिए गांव को, और गांव के विकास में अहम भूमिका निभानी चाहिए। मेरा प्रयास शहर के साथ गांव को स्वच्छ बनाना मेरा पहला लक्ष्य रहेगा। मेरा यही है कि मैं गांव का पंचायत राज का सदस्य रहा हूँ। आज भी गाँव में निकासी नालियों की सही नहीं है। गांव में शादी ब्याह के लिए कोई सामुदायिक भवन सही तरीके के नहीं बने हुए। गांव में जैसे कोई ज़मीन है किसी भी भवन के लिए, वो पता नहीं कहाँ बनाते हैं 2-2 किलोमीटर। उनको अलॉटमेंट, अच्छी जगह ज़मीन अलॉटमेंट होनी चाहिए, चाहे वो चिकित्सा भवन हो, चाहे पंचायत भवन हो। तो ये आगे के लिए मैं तो यही करना चाहूँगा पंचायत राज के माध्यम से कि हर गांव में, हर पंचायत में 5-5, 6-6 बीघा ज़मीन ग्राम पंचायत को अलॉटमेंट करनी चाहिए, जिससे वहाँ का जो मकान है, वो जो बिल्डिंगें सरकारी आई, वो सही जगह बने। अभी आपने बताया कि गाँव को बहुत पैसा मिलता है, जी। तो एक रफली एक फिगर हो सकता है कि इतना पैसा ग्राम पंचायत को मिलता है सालाना? गांव में ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 1-1 करोड़ रुपए मिलते हैं, पर फिर रोड बनती है, फिर जल जीवन मिशन में उसको तोड़ा जाता है, फिर वह नाले गड्ढे बन जाते हैं। तो उनको सही सेटलमेंट और बिल्कुल गाइडलाइन के अनुसार इन जय नयन से मेजरमेंट बन के और आधुनिक तकनीकी से होनी चाहिए। तो यही आगे की दूरदर्शी सोच के अनुसार विकास होना चाहिए। सर ऐसा बहुत सी बार, ऐसा बहुत से गाँव में भी देखा गया है कि जब सरपंच के पास पैसे पहुंचते हैं तो वो उन पैसों का सदुपयोग नहीं करता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। सरपंच बेचारा प्रयास करता है, गांव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ता। वो पंचायत का मुखिया है, उसको वो चाहता है गांव का विकास, पर कहीं न कहीं जो हमारी कानूनी अड़चने हैं, कहीं कोई जनप्रतिनिधि है, कानून की अड़चने हैं, वो काफ़ी उनको डिफ़िकल्ट होती है, उनको आसान करना चाहिए। जैसे भी आपने बताया सर कि मालपुरा क्षेत्र के अंदर बहुत ही विकास धीमी गति से हुआ है या बहुत शून्य गति से चला है। आपको क्या कौन कौन से ऐसे मुद्दे लगते हैं जिन क्षेत्रों के अंदर विकास नहीं हुआ है या चल नहीं रहा, धीरे चल रहा है? देखो, मालपुरा का सबसे बड़ा कमज़ोर तो काम है, यहाँ का सेटलमेंट नहीं हुआ। आज राजस्थान में 199 विधानसभा है, उन सब का सेटलमेंट हो चुका है। सिर्फ ये एक मालपुरा ही ऐसी विधानसभा है जहाँ सेटलमेंट नहीं हुआ। इस सेटलमेंट नहीं होने के कारण किसान बहुत परेशान है। वो नक्शों की अगर आप देखिए तहसील के अंदर, तो दुर्दशा फटे हुए हैं। किसान अपनी ज़मीन को सही मायने में देख नहीं पाता, सेटलमेंट नहीं होने के कारण। वो किसकी ज़मीन में घुसा हुआ है, दिन भर कोर्ट कचहरी में लुटता रहता है। तो मैं तो ये कहूँ कि ये कमज़ोर जनप्रतिनिधि की कमी है कि 199 विधानसभा का सेटलमेंट है, मालपुरा का नहीं है। मैं बार बार साधारण सभा की मीटिंग में उठाता हूँ, पर पता नहीं कौन सा कमी क्या है, क्यों हमारा जनप्रतिनिधि इस बात को नहीं उठा पाता। क्या विधानसभा में नहीं उठा पाते? पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, दोनों सरकारों में रहने के बावजूद 10 साल का शासन एक विधायक के पास बहुत बड़ी बात होती है। उस 10 साल के शासन में मालपुरा का सेटलमेंट नहीं होना, एक कमजोरी नेतृत्व की। और बिसलपुर का पानी है। आज हम लोगों का सबसे पुराना, हमारी सारी ज़मीनें बिसलपुर में आरक्षित होकर हमारी ज़मीनें गई। अगर मजबूत जनता को लेकर 7 जनप्रतिनिधि उठकर खड़ा होकर मैदान में अगर लड़ता, तो निश्चित हमारे बिसलपुर का पानी सिंचाई के लिए आता। आज भी हमारी ज़मीनें गई बिसलपुर का। हमारी रोड़ा मालपुरा विधानसभा में बिसलपुर डैम है, उसके बावजूद हमें सिंचाई के लिए पानी नहीं। तो ये भी एक कमजोर जनप्रतिनिधि की निशानी है। आज जिला हमारे हाथ से गया। मालपुरा का विकास के माध्यम से देखें तो आज कोटा जैसा, शांति धारीवाल ने उसको ऐसा मान लो ऐसा बना दिया। आप देखते हो कोटा की, इसका मालपुरा का भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही प्यारा रूप है। उस रूप को निखारने का अगर किसी जनप्रतिनिधि ने काम ही नहीं किया। आज यहाँ का जो बम तालाब है, एक झील बनने लायक है, पर कोई ध्यान ही नहीं देता।
जिसके पास कलम है, जिसके पास बजट है सरकार का, आज हमारे मालपुरा सरकारी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो वहाँ आप डिलीवरी रूम में खड़े रहने लायक नहीं है। वहाँ इतना स्मेल करता है, इतनी बदबू मारती है, लगता है हॉस्पिटल में जैसे कोई 1985 के हॉस्पिटल में आप अंदर गए। नया हॉस्पिटल था, जगह जगह तड़क रहा है गंदगी से, हर तरह से। आप राजकीय महाविद्यालय में जाओ, 10 साल के शासन में राजकीय महाविद्यालय की छत गिर रही है, बच्चे परेशान हैं, कोई विकास नहीं है। आप अच्छी तरह मालूम करना, कभी जाओ तो राजकीय एक ही महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये कमज़ोर जनप्रतिनिधि की कमी है। आज मालपुरा ये मानो भौगोलिक दृष्टि से सदृढ़ मजबूत है। ज़िले के मामले में आपसे क्या पूछूं, नज़दीक एक ग्राम पंचायत वो एक ज़िला बन रहा है, और इस मालपुरा के 3 टुकड़े सुनने में आ रहा है कि 3 टुकड़े हो रहे हैं ज़िले के, मालपुरा तहसील के। तो ये एक अपने जनप्रतिनिधि की कमी है। सही मायने में सही जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण मालपुरा बहुत पीछे है। और मैं तो यही कहूँ कि आपके माध्यम से कि आप अच्छा जनप्रतिनिधि चुने, मालपुरा के विकास का प्रतिनिधि चुने, आपकी लड़ाई लड़े वो प्रतिनिधि चुने। यहाँ कुछ लोग कुछ समय के लिए आते हैं, इस मालपुरा को चरागाह समझ रखा है उन लोगों ने। वो 4.5 साल तो बिल्कुल अपने घरों में दुबके रहते हैं, और 5 और 6 महीने में अपने पैसों के बलबूते से व्यापारी का आदमी यहाँ मालपुरा में आकर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करता है। कभी वो भोजन प्रसादी करते हैं, कभी वो यहाँ के लोगों को बरगलाते हैं, यहाँ वो पैसा उल्टा सुल्टा खर्च करके 6 महीने में वो यहाँ अपना खेल खेलते हैं, और फिर जो भी चुनाव का रिजल्ट होता है वो अपने घर में वापस दुबक जाते हैं, और मालपुरा वहीं का वहीं। उनके दुख और सुख में खड़ा रहने वाला जनप्रतिनिधि, उसको तो टिकट ही नहीं मिल पाता। यहाँ सबसे बड़ी कमी ये भी है कि ये लोग वहाँ जाते हैं, पता नहीं किस आधार पे पैसा देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये ऊपर वाले की है। पर वो कैसे भी अपना टिकट ऐसे लाते हैं। बाहर के व्यक्ति को यहाँ पसंद भी नहीं करती जनता, पर परिस्थिति ये होती है कि कांग्रेस को वोट देना चाहती है जनता, कांग्रेस से संतुष्ट है, पर वो कांग्रेस में सही मायने में टिकट नहीं मिल पाता। यही कमज़ोर है, कमजोरी का कारण यही, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। मैं खुद भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, हर बार मेरा प्रयास है टिकट मांगता हूँ, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण कभी आरएलडी के गठबंधन में सरकार उसको भेज देती है, पहलवान जी को भेज देती है, बाहर के कैंडिडेट को भेज देती है। मैं तो आपको यही कहूँ भाई, कोई ना कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि की यहाँ मांग है, और सही मायने में सर्वे कराकर जो टिकट दे, आपके माध्यम से सर्वे हो, जनता के माध्यम से सर्वे हो, और सही कांग्रेस का टिकट मिलता है तो निश्चित यहाँ कांग्रेस का विधायक बनता है। सर, राजनीतिक गलियारे के अंदर अभी एक सुगबुगाहट होने लगी है कि गोपाल जी गुज्जर को कांग्रेस आगे लाने की विचार में है। अगर गोपाल जी गुज्जर को अगर मौका मिलता है यहाँ विधानसभा में चुनाव लड़ने का, तो गोपाल गुज्जर का क्या विजन रहता है मालपुरा को लेके? मालपुरा मेरा गांव है, मेरी जन्मस्थली है, और कोई भी व्यक्ति जिसकी जन्मस्थली होती है तो उससे ज़्यादा लगाव होता है। विकास के मामले में मैं सपना सोचता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं मालपुरा में ये भी करूँ वो भी करूँ। अगर मुझे जनता और कांग्रेस मौका देती है तो निश्चित मालपुरा के युवा जो बेरोजगार घूमते हैं उनके लिए रोजगार का संसाधन उपलब्ध कराने का मैं काम करूँगा। सबसे पहला तो मेरे युवा जो साथी हैं उनको आगे बढ़ाने का और उनको रोजगार से सुदृढ़ और मजबूत करने का मेरा मुख्य लक्ष्य है। साथ ही जो मालपुरा पीछे है, जैसे महाविद्यालय है, उसकी दुर्दशा है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि राजकीय महाविद्यालय को मजबूत करूं, अच्छा बनाऊं, और शिक्षा की दृष्टि से उसे शिक्षा के लायक बनाऊं। साथ ही मालपुरा में आज सरकारी जो हॉस्पिटल है उसकी दुर्दशा जनता के सबसे बड़ा अगर कोई काम आता है तो सरकारी हॉस्पिटल आता है। उसकी दुर्दशा ऐसी है कि वहाँ आप बैठ नहीं सकते। तो मेरा पहला लक्ष्य यही रहेगा, सरकारी हॉस्पिटल को इतना आधुनिकरण, और यहाँ ब्लड बैंक की जो कमी है, यहाँ जो
सरकारी हॉस्पिटल में जैसे एक्सरे लैब या सोनोग्राफी लैब, ये इन लैबों की भी कमी है। उनका मेरा प्रयास रहेगा कि जितनी भी चिकित्सा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ और मजबूत करूं। और साथ ही बिसलपुर का जो पानी है सिंचाई के लिए, वो मेरा पहला लक्ष्य रहेगा। हमारे किसान यहाँ की ज़मीनें बहुत उपजाऊ है, पर पानी की कमी के कारण हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो मेरा बिसलपुर का पानी लाने का एक मेरा लक्ष्य रहेगा, कैसे भी करके यहाँ सिंचाई के लिए बिसलपुर का पानी लाऊं। साथ ही यहाँ वर्षों पुरानी मांग है सेटलमेंट ज़मीनों का, वो आज भी नहीं हो पाया। तो मैं सबसे पहले किसानों की उनके नक्शे, जो फटे नक्शे हैं, उन नक्शों को सुधारने का काम, सेटलमेंट कराने का जो काम है, वो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। मालपुरा भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत अच्छा कस्बा है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ जैसे बम तालाब एक झील का रूप बन सकती है, उसको झील बनाने का मेरा प्रयास रहेगा। साथ ही यहाँ खेलों में देखा जाए तो मालपुरा खेल की दृष्टि से हमारे यहाँ बहुत खिलाड़ी, खलील अहमद जैसा राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट का खिलाड़ी यहाँ से निकला है। और यहाँ स्टेडियम बनने लायक बहुत ही अच्छा खेल मैदान है, जहाँ अशोक चांदना खेल मंत्री वो भी खेल के गए। तो मैं तो ये सोच है मेरी कि खेल मैदान को मैं स्टेडियम बनाने का मेरा पहली प्राथमिकता रहेगी, ताकि यहाँ के जो खेल प्रेमी हैं उनको एक अच्छी सौगात मिले। साथ ही यहाँ जो हमारे यहाँ नज़दीक में टोल लगा हुआ है, वो एक यहाँ नासूर है, वो पेरापेरी एरिया नगर पालिका में है। तो सरकार के और मेरे माध्यम से प्रयास करता भी हूँ, करूँगा भी कि इस टोल को नगर पालिका पेरी क्षेत्र से बाहर निकाला जाए, जिससे आम चांद सेन है, कहीं भी गांव है जो बिल्कुल नज़दीक टच में है, अंदर मालपुरा में आना जाना उनके लिए आसान हो। साथ ही मालपुरा में औद्योगिक क्षेत्र से यहाँ सरसों चने अच्छे पैदा होते हैं। तो इस मंडी में आज टिन सेटों की कमी है, व्यापारी किसान माल लाना चाहता है पर उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो मंडी में बड़ा भारी टिन सेट होकर वहाँ टिन सेट बड़ा भारी हो, ताकि किसानों को आराम से रिलीफ मिले। किसान उसका माल बारिश के अंदर वो भीगता है, उसका पानी की तरह बह जाता है, तो वहाँ उनकी व्यवस्था करना। यह मालपुरा में औद्योगिक क्षेत्र से ग्रेनाइट का एक हब है, अगर थोड़ा भी ध्यान दें तो बिल्कुल ये ग्रेनाइट हब बन सकता है। यहाँ चारों तरफ माइन से हैं और ग्रेनाइट में ये मालपुरा अच्छा, जैसे किशनगढ़ ने मार्बल और ग्रेनाइट में प्रोग्रेस की, उसी के अनुरूप मैं चाहूँगा कि मेरा मालपुरा भी भविष्य में ग्रेनाइट और मार्बल के रूप में मजबूत हो। साथ ही टोडा रायसिंग है, जहाँ ऐसी पर्यटक स्थलें हैं जिससे अगर सही मायने में देखा जाए तो पर्यटक स्थल घोषित होना चाहिए, है भी सही। पर मैं यही करूँगा कि बाहर के पर्यटकों को यहाँ लाकर बिसलपुर में एक आधुनिक सुविधाएं अवेलेबल कराऊँ, ताकि बिसलपुर और टोडा रायसिंग पर्यटक के स्तर से अपने सदृढ़ और मजबूत हो। कहीं मेरे सपने हैं, युवाओं को आगे लाने का मेरा सपना है। विकास के मामले में मैं इस मालपुरा को जो इतना पीछे है उसको आगे ले जाने का काम में आत्मा से और दिल से करने का प्रयास करूँगा। आखिरी के अंदर हम ये कहना चाहते हैं सर कि हम पूछना चाहते हैं आपसे कि मालपुरा टोडा रायसिंग विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं जो आपको वोट देंगे, उनको आप कुछ संदेश देना चाहते हो? मेरा तो मालपुरा और टोडा विधानसभा की जनता से एक ही संदेश है कि वो आपको जागना चाहिए। बहुत कुछ हम खो चुके हैं। आज मालपुरा ने जो खोया है वो किसी ने नहीं खोया। जिला खोया, रेल खोई, विकास के मामले में हम पीछे रहे, बिसलपुर का पानी खोया, ज़मीनें खोई। अब आप लोग युवा हो, नौजवान हो, आपके कंधे पर मालपुरा का भविष्य है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि भविष्य में जो भी काम करें, राजनीति में जो भी काम करें, क्योंकि
चुनाव एक ऐसी शक्ति है जिससे आप विकास और डेवलपमेंट और आपके भविष्य के बारे में सही दशा और दिशा तय करते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि अपना वोट सबसे बड़ी ताकत है और इस वोट को सही मायने में मालपुरा की जनता विकास के मामले में और आप सोच समझ कर उसका निर्णय लें, इस मालपुरा के भविष्य का निर्णय लें, मालपुरा की दूरगामी सोच का निर्णय लें, मालपुरा का विकास का निर्णय लें, मालपुरा के युवाओं का निर्णय लें और सही समय पर सही निर्णय लें और आपका स्थानीय निर्णय लें। मैं तो यही आपसे कहना चाहूँगा, आप मालपुरा के भविष्य में देखकर निर्णय लें, ताकि अब आपके हाथ में है कि आप क्या निर्णय लेते हो, अच्छा निर्णय लें, मालपुरा के हित में निर्णय लें। आज हमारे साथ थे मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र से गोपाल जी गुज्जर। अब आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और लोगों तक इनको शेयर करें और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली बात आपको किसकी सुननी है, ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।